नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की 1 अगस्त 2024 की जो जजमेंट थी जिसमें उन्होंने एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन के बारे में कहा है, वो है क्या, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और उस पर्टिकुलर जजमेंट में सभी जजेस ने क्या क्या चीजें कहीं, किन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को हाईलाइट किया। सबसे पहले ये जानकारी कि ये डिस्कशन हो क्यों रहा है। देखिए, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का 7 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्थापना 2014 के बाद हुई थी और इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में यह डिसीजन लिया गया कि सब क्लासिफिकेशन विल बी अलाउड इन शेड्यूल्ड कास्ट एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स so that they can get separate quotas within the already pre-decided quotas। अब सब क्लासिफिकेशन और उसके द्वारा रिजल्ट होने वाला जो रिजर्वेशन है उसके बारे में डिस्कशन जो शुरू होता है वो सबसे पहले हमें ले जाता है टू द ईयर 1997। But before that year, let us talk about what were the 2 questions that were framed in this particular judgment or the questions that were answered in this particular judgment। पहला सवाल जो आंसर किया गया था कि क्या कास्ट ग्रुप्स जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया है, क्या इन्हें सब क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी कि क्या इसमें कैटेगरीज डिफरेंट बनाई जा सकती हैं विद इन दैट कास्ट ग्रुप। सेकेंडली, क्या शेड्यूल कास्ट्स या शेड्यूल ट्राइब्स एक होमोजीनियस ग्रुप है, क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक होमोजीनियस ग्रुप है, यानी कि एक सिंगल यूनिट है, जैसा कि 2004 की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कहा गया था। यह जजमेंट का डिस्कशन भी हम आगे करने वाले हैं, सो डोंट वरी। बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा संविधान आर्टिकल 341 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह पावर देता है कि वो किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब के ग्रुप को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकेंडली, आर्टिकल 342 के अंदर प्रेसिडेंट को भी वे पावर दी जाती है कि वो किसी भी स्टेट या यूटी के अंदर किसी भी ट्राइब या ट्राइबल कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के अंदर डिक्लेयर कर सकता है। अब इससे साफ पता चलता है कि यह लिस्ट सेंट्रल लेवल पे बन रही है और यदि इस लिस्ट में अमेंडमेंट करना है, यानी इस लिस्ट में से किसी नाम को हटाना है या इसमें किसी नाम को ऐड करना है, उसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है। सो पार्लियामेंट्री एक्ट is the only way in which this particular list can be changed. Names can be added, names can be removed. After this, or according to this, a list is made of scheduled caste and scheduled tribe. These same scheduled caste and scheduled tribe get several benefits as far as the constitution is concerned. One of those benefits or 2 of those major benefits are reservation in educational institutions and reservation in government jobs. ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ हेल्प और स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज पर आर्टिकल 15 एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स एज पर आर्टिकल 16 reservation is provided. Presently, if you see the education and job scenario, you will see that 7.5% reservation in educational institutions is for the scheduled tribe and around 15% reservation is for the scheduled caste. ठीक है, now what happens is कि within this scheduled caste list and scheduled tribe list, can there be a scenario where a state government provides sub classification? That means if there is an X community, within this X can there be 2 communities A and B? To the community A 70% of the seats reserved for scheduled caste is given and to community B 30% is given। क्या इस तरीके की सब क्लासिफिकेशन हो सकती है? यह सवाल था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के आगे। अब 1975 में पंजाब की एग्जाम्पल से समझते हैं, तो 2 एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, पंजाब और आंध्र प्रदेश की। 1975 में पंजाब की सरकार ने शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 2 कम्युनिटीज को 50% रिजर्वेशन देने की बात कही। इन्हें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज अमंग द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज डिक्लेयर किया गया। ये कम्युनिटीज थी वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज। दीज आर द backward from amongst the backward।
तो इनकी ऑक्यूपेशनल स्टेटस, इनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए और सोसाइटी में इनके साथ जो डिसप्रिविलेज सिचुएशन है उनको देखते हुए इन्हें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज डिक्लेयर किया गया। लेकिन इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन और पंजाब सरकार के एक्ट्स को अफेक्ट किया आंध्र प्रदेश के अंदर हुई एक घटना ने। 1997 में आंध्र प्रदेश के अंदर दो मेजर कास्ट ग्रुप्स के बीच में यह टसल चल रहा था कि क्या किसी प्रकार की सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और नॉट। दो मेजर कम्युनिटीज थी, मालाज दैट इज 41% ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मदिगाज दैट इज द 49% ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। आई अपोलोजाइज इफ आई एम मिसप्रोनाउंसिंग, ठीक है, तो मैं पहले ही अपोलोजाइज करना चाहता हूं इन एडवांस। आंध्र प्रदेश में ये दो मेजर शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप्स थे। अब 1997 में मदिगा रिजर्वेशन पोर्था समिति ने एक रैली ऑर्गेनाइज करते हुए, एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हुए डिमांड रेज की कि हमें मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज का खिताब मिले, स्टेटस मिले, और उस स्टेटस के जरिए जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज को रिजर्वेशन मिलती है उसमें से कुछ परसेंटेज हमारे लिए एलोकेट की जाए। इस बात को सुनते हुए उस वक्त के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और अभी के भी एन चंद्रबाबू नायडू ने शेड्यूल्ड कास्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कैटेगरी ए, बी, सी, डी। ध्यान रखिएगा यहां पे बात शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हो रही है, ओबीसी की नहीं हो रही है। दिस केस वाज नॉट रिगार्डिंग द ओबीसी सब क्लासिफिकेशन। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस ए, बी, सी, डी क्लासिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया और इसके बाद माला कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे बेसिकली दे हैड प्रोटेस्टेड और पिटिशनड अगेंस्ट इट, क्योंकि मदिगा कम्युनिटी को यहां पे रिजर्वेशन मिल रहा था। अब आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट की इस जजमेंट को काउंटर करने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास किया, एक कानून पास किया और यह कहा कि हम अब सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई तो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा, क्योंकि उनको यह कंसीडर करना था कि क्या कोई स्टेट सब क्लासिफिकेशन कर सकता है शेड्यूल कास्ट की, यानी जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है जिसको आप शेड्यूल कास्ट बोलते हो उसमें से ए, बी, सी 2-3 ग्रुप बना के उसमें अलग अलग परसेंटेज रिजर्वेशन दे सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट का 5 जज का बेंच बैठा। इस केस को ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोला जाता है क्योंकि नाम था इस केस का। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई माइक्रो क्लासिफिकेशन नहीं होगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल कास्ट इज अ होमोजीनियस ग्रुप, इट्स अ सिंगल ग्रुप, इंटरनल डिफरेंसेस इसके बीच में आप नहीं बना सकते, नहीं निकाल सकते। कोर्ट ने कहा कि यदि आप शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को डिफरेंशिएट करते हो उसमें 2 प्रॉब्लम्स है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2004 विच जजमेंट केम। उन्होंने कहा नंबर 1, स्टेट्स यानी कि राज्य सरकारों के पास शेड्यूल कास्ट लिस्ट से छेड़छाड़ करने की पावर ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 341, 342 ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करता है। सेकेंडली, अगर आप सब क्लासिफिकेशन करते हो तो आपका कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए, रीजनेबल बेसिस होना चाहिए। देखिए हमारा संविधान जो है अलग अलग कानून अलग अलग लोगों पे लगा सकता है बशर्ते उस पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन की जा सके। फॉर एग्जांपल बच्चों पे कानून अलग हो सकता है और बड़ों पे अलग, दैट इज एज इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्योंकि यहां क्लासिफिकेशन जो है वो गलत तरीके से की जा रही है विद इन द शेड्यूल कास्ट, उसको हम और कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल कम्युनिटी मानता है शेड्यूल कास्ट, इसीलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा अगर आप सब क्लासिफाई करते हो। आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। नाउ दिस आफ्टर दिस पर्टिकुलर जजमेंट, इसी जजमेंट के आधार पे जो पंजाब ने अपने पर्टिकुलर स्टेट के अंदर मजहबी और वाल्मीकि समाज को 50% कोटा दिया हुआ था उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट की जजमेंट को यूज करते हुए, प्रेसिडेंट यूज करते हुए, जो पंजाब का कोटा था उसको भी या सब कैटेगराइजेशन थी उसको भी हटा दिया। उसके बाद पंजाब में ऑल्दो दोबारा से ऑर्डिनेंस और कानून लाया गया, बट इस हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कहा कि एक
5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठा देते हैं। इस 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का काम यह होगा कि जो ईवी चिनैया का फैसला था उसको रिकंसिडर करेगा, दोबारा देखेगा, क्योंकि अब जो सिचुएशन है समाज में, आफ्टर सो मेनी इयर्स वी नीड टू चेक दैट वेदर सब क्लासिफिकेशन इज अलाउड, इज एप्लीकेबल और नॉट। 2020 में इस 5 जज के बेंच ने कहा कि हम ये 7 जज के बेंच को देखें, क्योंकि हो सकता है हमें रिवर्स करना पड़े डिसीजन। देखिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट को अपना कोई पुराना फैसला जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने लिया हो उसे रिवर्स करना है तो उसे उस बेंच से बड़ा बेंच बिठाना होता है। तो उस वक्त 5 जज का बेंच बैठा था, अब 7 जज का बेंच बैठा। 2024 में इसकी हियरिंग हुई और 2024 के बाद इस पे फैसला लिया गया। फैसले पर आने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमारा जो सिम्बायोसिस बैच है, लाइव क्लासेस का, जनरल स्टडीज का होलिस्टिक बैच, वो स्टार्ट हो रहा है और उसमें एनरोल करने के लिए आप हमारे नंबर और ईमेल हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहां नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए तो जजमेंट की बात करते हैं। जजमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन था, क्या शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस कैटेगरी है? इज शेड्यूल कास्ट अ होमोजीनियस कैटेगरी? अब जजमेंट आया है 6:1, इसका मतलब 7 में से 6 जजेस कंकर किए, एग्री किए और एक जज जस्टिस बेला त्रिवेदी जी, उन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी है। दोनों पढ़ेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और खास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि लिस्ट के अंदर नाम आ जाने से या प्रेसिडेंशियल लिस्ट बनने से शेड्यूल कास्ट के अंदर हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, या शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है जिसके बीच में कोई डिवीजन नहीं है, सब आपस में बराबर हैं, ऐसा अज्यूम करना गलत होगा। यह भी कहा चंद्रचूड़ जी ने कि बेसिकली शेड्यूल कास्ट ये जो टर्म है ना, ये एक अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टर्म है। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ये तो हमने अपनी क्लासिफिकेशन के लिए, अपनी गवर्नेंस के लिए, ईज ऑफ गवर्नेंस के लिए ये टर्म बनाई है ताकि कौन सी स्कीम अप्लाई कर सके, कौन से बेनिफिट्स दे सके, लेकिन एक्चुअल में ये लीगल फिक्शन है। शेड्यूल कास्ट इज नॉट समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, इट्स जस्ट ऑन पेपर। एक्चुअल में जो लोगों की सच में जो कास्ट है, जिस कास्ट आइडेंटिटी से वो बिलोंग करते हैं और उसकी जो सोसाइटी में पोजीशन है, वो ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, हम इसे जबरदस्ती रियल और एग्जिस्टिंग यूज करते हैं या ट्रीट करते हैं ताकि कानून अप्लाई करने में हमें आसानी हो, है ना। तो शेड्यूल कास्ट इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस टर्म इज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेड टर्म। उससे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस, उससे पहले पंचम वर्ग, उससे पहले कई सारे नामों से जो समाज के बहिष्कृत कास्ट होती थी या डिसएडवांटेज सेक्शन होता था, उन्हें बुलाया जाता था और उनके अंदर भी फर्दर देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज। तो शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाया जा सकता, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। उसी के साथ साथ जस्टिस गवई ने कहा कि ईवी चिनैया की जो जजमेंट थी उसने आर्टिकल 341 को यह समझा कि आर्टिकल 341 इज द बेसिस फॉर रिजर्वेशन। मतलब आर्टिकल 341 डील्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, इट डज नॉट डील विद रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए लिस्ट बनाना दैट्स अ सेकंड स्टेप। समझने की कोशिश करो, आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की लिस्ट बना रहे हो, वो लिस्ट बन गई है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट उसमें चेंज नहीं कर सकता है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट रिजर्वेशन के बेनिफिट्स देने के लिए स्टेट उसमें कैटेगराइजेशन कर सकता है, ऐसा जस्टिस BR गवई ने कहा। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये भी था, देखिए सजेशन था ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, यानी ये अभी एनफोर्स नहीं कर दिया इन्होंने, लेकिन सजेशन ये था कि स्टेट को आगे जाते हुए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, SC/ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई करने की पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए। जिस प्रकार से OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, मोस्टली इनकम, एसेट्स, ठीक है, और पेरेंट्स की ग्रुप ए या ग्रुप बी जॉब है या नहीं, उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए। हालांकि ये जजमेंट का एनफोर्सेबल पार्ट नहीं है, मतलब ये उन्होंने सजेस्ट किया है, बोला है कि पॉलिसी बनाओ, लेकिन इट इज नॉट दैट पार्ट दैट सेज कि अब से क्रीमी लेयर आ गई है। तो ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, क्या स्टेट्स के पास ये पावर होती है कि वो सब क्लासिफिकेशन कर सके?
जी हां, मेजॉरिटी ओपिनियन का यह कहना था कि लिस्ट एक बार बन के आ गई, अब उस लिस्ट के अंदर रिजर्वेशन का अगर बेनिफिट देना है, खासतौर पे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो स्टेट इज फ्री टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, और ऐसे स्पेशल प्रोविजंस जैसे कि रिजर्वेशन वो बना सकता है। जस्टिस गवाई का यह कहना था कि आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात होती है, खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। इसका मतलब कि एक्चुअल सोसाइटी में अलग अलग सोशल पोजीशंस में जो लोग बैठे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के जिन लोगों को ज्यादा डिसएडवांटेज है, उनको बेनिफिट देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, सो अगर आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को होमोजीनियस मानने लग गए और अगर आप ये चीज इग्नोर करने लग गए कि अमंग्स द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज सम कम्युनिटीज आर रियली इवन बैकवर्ड देन देयर काउंटरपार्ट्स, कंपैरेटिवली अपने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बाकी कास्ट के मुकाबले वो बहुत पीछे हैं, ये बात आइडेंटिफाई यदि हो जाती है और तब भी आप इक्वालिटी से ट्रीट कर रहे हो तो उसे इक्वालिटी नहीं कहेंगे। सो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, ये प्रिंसिपल फॉलो होता है हमारे देश में इक्वालिटी का। तो इसीलिए ये बात सही है कि स्टेट अपने लेवल पे सब कैटेगराइजेशन कर सकता है। जस्टिस गवाई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी भी दी। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के वो मेंबर्स या वो लोग जो अपोज कर रहे हैं इस सब क्लासिफिकेशन को, ही कंपेयर्ड देम विद पीपल हु आर एंटरिंग और हु आर गोइंग इन द ट्रेन ऑन अ जनरल कंपार्टमेंट या जनरल बोगी में जा रहे हैं। कैसे? पहले तो जनरल बोगी में एंटर करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज को मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उनमें से कुछ कम्युनिटीज जो स्ट्रगल करके पहुंच गई कंपार्टमेंट में, फिर वो दूसरी कम्युनिटीज को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, द अदर कम्युनिटीज विच आर नॉट एबल टू एंटर, दे आर काइंड ऑफ स्टॉपिंग, जस्ट लाइक पीपल हु एंटर द जनरल कैटेगरी, दे स्टॉप द सीट्स कि ये सामने वाली सीट मेरी है, यहां मेरा बैग पड़ा है, यहां ये पड़ा है। तो इन्होंने ये एनालॉजी ड्रॉ की कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है उसको ज्यादा अपलिफ्टमेंट की आवश्यकता पड़ती रहेगी। जस्टिस पंकज मित्तल ने तो यह भी कहा कि रिजर्वेशन शुड बी लिमिटेड टू वन जनरेशन। अगर पहली जनरेशन को, एक जनरेशन को रिजर्वेशन के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स मिल चुकी है, हायर स्टेटस मिल चुका है, सेकेंड जनरेशन शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू दैट। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि अब हम ये तो कह रहे हैं कि स्टेट्स सब क्लासिफाई कर सकते हैं या सब कैटेगराइज कर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि स्टेट पॉलिटिकल गेन्स के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए सब कैटेगराइजेशन करें, क्योंकि वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स विद द पावर ऑफ सब क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन इज दैट दिस कुड लीड टू मोर प्रोवोकेशन ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स। ठीक है, बिकॉज on the basis of the benefits of reservation that may be allocated and the arithmetic of caste, the state governments may want to appease those people who they think they can benefit us in elections. ये कंसर्न है, मेजर कंसर्न है और कोर्ट भी इस कंसर्न को समझता है। इसीलिए उसने ये कहा है कि स्टेट जब सब कैटेगरी बनाएगा किसी कास्ट ग्रुप के अंदर, तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो सब कैटेगराइजेशन कर रहा है वो लॉजिकल रीजंस के बेसिस पे, रीजनेबल रैशनल के बेसिस पे, एम्पिरिकल एविडेंस और डेटा के बेसिस पे कर रहा है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस बेसिस पे उसे कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। इसका मतलब एक बात तो साफ है, इस पर्टिकुलर जजमेंट से कोर्ट केसेस कम तो नहीं होने वाले हैं, बढ़ने के चांसेस जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जब आप रिप्रेजेंटेशन का डेटा दोगे, है ना, बिकॉज यू हैव टू हैव अ कमिटी, दैट कमिटी मस्ट इन्वेस्टिगेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटीज, देन कम अप विद सब क्लासिफिकेशन प्लान। ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी भी ग्रुप को 15% 50% दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। और उस कमिटी को यह देखना होगा कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे ना देखे, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे देखे। मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर सर्विस की बात कर रहा है, मान लो पुलिस की बात कर रहा है, अब वो पुलिस का डेटा कलेक्ट करके वो बताता है कि जितने भी 10,000 पुलिस अफसर हैं उसमें से 5,000 आर फ्रॉम दिस एक्स कम्युनिटी विच इज शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। इसका मतलब
भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में से है, पुलिस फोर्स के अंदर है। दिस इज न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस न्यूमेरिकली दे आर वेल रिप्रेजेंटेड, इनको सब कैटेगराइजेशन की जरूरत नहीं है। बट इस डेटा को माइन्यूटली देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि जो हायर पोजीशंस हैं या प्रमोशन के बाद जो पोजीशंस आती हैं, प्रमोटेड पोजीशंस हैं, क्या वहां पे कोई पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी डोमिनेट कर रही है ना? दैट डेटा शुड ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द सर्वेस। तो फॉर एग्जाम्पल जब आंध्र प्रदेश के अंदर सर्वेस किए गए तो यह पाया गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो माली कम्युनिटी थी, उनके मेंबर ज्यादातर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स या ऑफिस आईएएस आईपीएस पोजीशंस पे पहुंचे थे। Even in the state government jobs, they were more dominant as compared to the other communities, जबकि population में percentage उनकी considerably कम थी। इसका मतलब एक डिटेल्ड सर्वे करने के बाद, एक डिटेल्ड न्यूमेरिकल इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन डेटा निकालने के बाद ही आप सब कैटेगराइजेशन कर सकते हो, नॉट बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए कंडीशंस भी इस कोर्ट जजमेंट ने की, और ये भी कहा, विच इज वेरी ऑब्वियस टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन मान लीजिए 15% है, और पूरा 15% आप एक कास्ट के लिए रख लेते हो कि ये तो बहुत ही बैकवर्ड है, सारा 15% इसके लिए, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं है। दैट इज ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड। तो इसने कंडीशंस ले डाउन की है, और मेरा ये मानना है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद और भी ज्यादा केसेस का बर्डन कोर्ट्स के ऊपर आने वाला है, ये तो तय है। इकलौता डिसेंटिंग जो जजमेंट था वो जस्टिस श्रीमती बेला एम त्रिवेदी जी का था, और जस्टिस त्रिवेदी जी कहती हैं कि मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से आर्टिकल 341 के अंदर जो प्रेसिडेंट ने लिस्ट बना दी वो फाइनल लिस्ट है। अब उस लिस्ट में जिस जाति का नाम है उसको और सब क्लासिफाई करना कि ये वाली जातियां कैटेगरी ए, वो वाली जातियां कैटेगरी बी की हैं, या बैकवर्ड है या मोस्ट बैकवर्ड है, ये करने की इजाजत हम स्टेट को नहीं दे सकते। This is dissenting judgment, this is minority judgment, that means this will not apply, but you need to hear her point as well. उनका कहना है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो भी है या चेंजेस जो भी है वो पार्लियामेंट के थ्रू होनी चाहिए, स्टेट को हम ये पावर नहीं दे सकते हैं, और स्टेट्स आर डूइंग कलरेबल लेजिस्लेशन ओवर हियर। What is colorable legislation? Colorable legislation means that what you are not allowed to do directly, you do indirectly. जो आपको डायरेक्टली करना अलाउड नहीं है वो आप इनडायरेक्टली करो, तो उसे कलरेबल लेजिस्लेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबिलिटी बोलते हैं। तो स्टेट को अलाउड नहीं है शेड्यूल कास्ट लिस्ट से चेंज करना, छेड़छाड़ करना, और सब क्लासिफिकेशन इज लाइक टिंकरिंग विद द स्टेट दैट SC लिस्ट। तो उन्होंने कहा कि द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर इज व्हाट इज नॉट परमिटेड डायरेक्टली cannot be done indirectly। एंड जज ने कहा कि जो ट्रू पर्पस था आर्टिकल 341 का, जज का कहना है, जस्टिस का कहना है, जस्टिस त्रिवेदी का, कि आर्टिकल 341 के जरिए हमने ये पार्लियामेंट के पास पावर इसलिए रखी थी ताकि रोज रोज पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस कैटेगरी को चेंज ना करती रहे। ठीक है, जब मन में आया इस पर्टिकुलर ग्रुप को रिजर्वेशन दे दिया, जब मन में आया उस ग्रुप को रिजर्वेशन दे दिया, जिससे हमारा जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरमेंट है वो विशिएट होने के चांसेस है। इसका मतलब कि ये सब क्लासिफिकेशन इज हैविंग सम डबल एज स्वर्ड एज वेल, जो कि दोनों पार्ट्स ऑफ जजमेंट ने माना। जस्टिस त्रिवेदी ने इस जजमेंट में ये साफ कर दिया कि आई डू नॉट सपोर्ट सब क्लासिफिकेशन, एंड हर आर्ग्यूमेंट वाज दिस, वेयरएज मेजॉरिटी ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन सोशल जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। काफी समय से बहुत सारी कम्युनिटीज यूज कर चुकी हैं द पर्टिकुलर बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन, और बाकी कम्युनिटीज को वो नहीं मिले हैं, ये भी एक सच्चाई है, और इसके लिए उन्होंने आउटलाइन कर दी कुछ गाइडलाइंस। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में, और आपके हिसाब से क्या इंपैक्ट पड़ेगा अब इन द सोसाइटी एज वेल एज द गवर्नमेंट एक्शन? आप कमेंट सेक्शन में सभ्य भाषा में जरूर बताइए। धन्यवाद।